गुड नाइट सर, क्योंकि हम लोग रात में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 12 बजे से पहले कहाँ टाइम मिल रहा है। टाइम नहीं मिल पा रहा है, जी। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा अर्ली करें। एनीवेज, वी आर अगेन, व्यूअर्स के लिए वी आर अगेन कमिंग अप विद अ वेरी न्यू एपिसोड। और हम लोगों ने जो प्लानिंग की है, जो थॉट आया, वो ये आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के जो डेज के अकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज हो गए। नेहरू जी को पीछे छोड़ दिया है। पीछे छोड़ दिया है। और इसके बाद तमाम सोशल मीडिया में इस तरह के मीम्स बनने लगे। कहीं नेहरू जी को एनलार्ज करके मोदी जी को छोटा दिखाया गया, तो कहीं मोदी जी को एनलार्ज करके नेहरू जी को छोटा दिखाया गया। तो आज इसी विषय पर कुछ बातें करते हैं कि क्या जवाहरलाल नेहरू जी की, चूंकि वो भारत के पहले सबसे प्रधानमंत्री रहे, क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी की जो एज अ, आप ये समझो कि एज अ विजनरी लीडर हम लोग उनको देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भारत के सामरिक हित थे, जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, वहां कहीं ना कहीं नेहरू जी से कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। एक जैसे ऐतिहासिक पल। दो प्रमुख मुद्दे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए आज भी संघर्षरत आज है भी हम लोग, संघर्ष चल रहा है। वो चल रहा है। और दूसरा विषय, जो लद्दाख में एक बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी भारत की ऑक्यूपाई करके चीन बैठा हुआ है। अब आप इनमें से, मुझे लगता है कि एज एन एक्सपर्ट ऑफ आईआर और इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्या आपको नहीं लगता कि यूएनएससी की सीट में हम सर अगर थोड़ा सा भी कुछ दिमाग लगाते तो पहुंच जाते? सर बात दिमाग की भी नहीं है, बात यह है कि मैं तो साफ साफ बोलूँगा कि नेहरू की चीन से यारी देश को पड़ गई भारी। काफी हद तक, अब काफी हद तक। अब 1945 में यूएन इस्टेब्लिश हुआ और सब जानते हैं कि जी 5 स्थायी सदस्य थे, 5 परमानेंट मेंबर्स है, जो आज भी है। कितनी बड़ी बात है कि आज टोटल मेंबर्स यूएन के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर्स वही 5 है। ठीक है। और उस समय चीन के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया। नेशनलिस्ट जो थे उनके अगेंस्ट में कम्युनिस्ट सामने आ गए और वो वॉर चला। और 1949 में माओ जेदांग के जो नेतृत्व में चीन के अंदर नेशनलिस्ट हार गए और उसकी जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। अब कभी भी अमेरिका ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि एशिया में एक और कम्युनिस्ट नेशन, उस समय शीत युद्ध के दौर में, कि जी कम्युनिस्ट नेशन जो है वो कहीं ना कहीं एशिया में उभरे। और बाकायदा जो 1950 में जो यूएस के अंदर विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, भारत की राजदूत जो थी अमेरिका के अंदर, उनको जॉन फस्टर डलास ने बाकायदा एक ऑफ़र किया, एक लेटर लिखा जो बिल्कुल रिकॉर्ड में है। और वो चाहते थे बाकायदा कि चीन की जगह पर इंडिया को स्वैप कर दिया जाए। और उन्होंने यूएन के अंदर जो नेशनलिस्ट चाइना था उसको, वो तो हट चुका था, उसकी जगह कम्युनिस्ट आ गए थे, तो कम्युनिस्टों को एक तरह से होल्ड कर दिया था। ठीक है, सही बात है ना। तो उन्होंने उसको होल्ड कर दिया और विजय लक्ष्मी पंडित ने कुछ समय मांगा कि आओ पंडित नेहरू से बातचीत कर लेते हैं। और पंडित नेहरू का जो स्टांस है वो, मतलब दुनिया में किसी देश का इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर ऐसा स्टांस लेता है क्या? उन्होंने जो पहली बात बोली कि ऐसा करके आप यूएन को अंडरमाइन कर देंगे, मतलब इंडिया अगर उसका मेंबर बनता है तो यूएन जो है वो अपनी रिलेवेंसी खो देगा। आज कोई छोटा सा भी देश होता है, ऐसे ऐसे देश, आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसे ऐसे देशों के नाम मारे जो हमने कभी सुने ही नहीं, वो भी फुटबॉल के अंदर अपना पूरी किस्मत आजमा रहे हैं और हो सकता है कि आगे तक बढ़ेंगे। आप कितने ही छोटे देश हो, कितना ही कैसे देश हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि जी अगर हमको यूएन की मेंबरशिप मिलती है तो यूएन का चार्टर जो है, एक तो उसका चिंता हमको हो रही है और दूसरी चिंता हमको हो रही है कि जी यूएन अंडरमाइन हो जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक बात थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं नेहरू बड़ा डिफेंसिव थे। वो कभी माओ जेदांग को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन 62 में वो अपने आप नाराज हो गया। अब लेटर्स ऑफ नेहरू जो सीएम्स के लिए है, उसका एक कलेक्शन है मेरे पास। उसमें भी उन्होंने लिखा है सीएम को, कहाँ का सीएम है मैं भूल रहा हूँ, कि भाई राइटफुल शेयर चीन का था और चीन का हक हम नहीं मार सकते, चीन का हक हम नहीं मार सकते। हाँ, ये लाइन उन्होंने लिखी। ये अजीब सी फॉरेन पॉलिसी थी कि चीन का हम हक नहीं मार सकते, तो पूरी दुनिया नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी पर बात आई सर,
आप ये बताओ कि आप नॉन अलाइंड रहो, ये अच्छी बात है, पर क्या ये जरूरी था कि आप इस बात का बार बार प्रचार करो कि हम नॉन अलाइंड नहीं हैं? नहीं, अगर चाइना मतलब ने, आप आप ये देखिए ना, चाइना भी हाँ, वहाँ का परमानेंट मेंबर था, है ना, करेक्ट। उस वो तो अमेरिका के गुट में शामिल नहीं हुआ। ये कहना कि अगर हमको अगर यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलती तो अमेरिका हमको अपने गुट में शामिल करेगा तब देगा, तो उसने चीन को कैसे दे दी? और भाई चीन आपके आज पास तक वैसे ही नहीं, पॉलिसी अपना रखा है। फॉरेन पॉलिसी के ही बात पर आपने कहा कि हम किसी गुट में नहीं जाना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर आपको इस बात को घोषित करने की कौन सी जरूरत है चिल्ला चिल्ला के और कि मान भाई लीजिए नॉन कि अलाइनमेंट इज आवर पॉलिसी? नॉन व्हाट इज द पॉइंट अलाइनमेंट इन अगर दैट? मान लीजिए कि अगर पॉलिसी आपने कह भी दिया, तो क्या यूएस ने आपके सामने ये शर्त रखी थी क्या कि आपको यूएनएससी में हम परमानेंट मेंबरशिप तब देंगे जब आप हमारे गुट में आ जाओगे? अगर वो ऐसी शर्त रखता और फिर पंडित नेहरू कहते कि नहीं जी हम गुट में नहीं जाने वाले, तो चीज़ समझ में आने वाली थी, अंडरस्टैंडेबल थी। आप देखिए कि अगर हमारे जगह पे चीन था, तो क्या चीन के सामने यूएस ने शर्त रखी कि आप हमारे गुट में शामिल होगे तब जो है हम आपको यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट देंगे? खैर, चीन को तो सर एंट्री, आप सोचो इनके पास मौका था 1970 तक, भारत के पास मौका था 1970 तक मौका था। भाई। 71 में जब ये वॉर हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान से हमारे संबंध बिगड़ने शुरू हुए, तब जाकर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ गया, पाकिस्तान की और तरफ गया। पाकिस्तान ने ही चीन और अमेरिका की दोस्ती उस दोस्ती समय भी कराई उस है। समय भी कराई। पाकिस्तान का ये अभी वाला भी कोई स्टैंड नया नहीं है, दे आर ऑलवेज लाइक दैट। ये हमेशा ये मीडिएटर हाँ, का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, जबकि है पोस्टमैन बिल्कुल ये दीवार हमेशा ये से निशान। रहे हैं, और ये पोस्टमैन हमेशा से रहे हैं। पोस्टमैन, और वो जो डॉन फास्टर डलास था, वो यूएस प्रेसिडेंट का एक एडवाइज़र था, और बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको आज हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो विदेश मंत्री बना, है ना। इंडिया में जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है वैसे सेम वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना। तो फास्टर डलास बड़ा चौंक गया, और उसने लंबे समय तक ये कम्युनिकेशन किया कि क्या इंडिया बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और इंडिया के दो पहलू, हम चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते, और सबसे बेवकूफ़ी भरा पहलू, मैं साफ साफ बोलूँगा कि जी बेवकूफ़ी भरा पहलू ये है कि जी यूएन अंडरमाइन हो जाएगा। मतलब हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर हम कहीं बैठेंगे तो आपकी महफिल की जो है वो शोभा घट जाएगी। ये साफ साफ बात है। ऐसा कोई खुद के लिए कहता है कि हम कहीं कभी बैठ नहीं। जाएंगे तो आपके महफिल की शोभा घट जाएगी? और देखिए, कहीं ना कहीं सर इसी सब का रिजल्ट है कि, अच्छा एक और बात, इसी से आगे कहानी बढ़ती है। ये जब पंचशील करते हैं चीन के साथ, तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए और आप उसमें मुझे भारत के हित में 2 पॉइंट बता दीजिए। एक भी पॉइंट नहीं है उसमें। मतलब कुछ नहीं है। जो पंचशील, जो एक तरह से प्रियम्बल है, उसको पढ़ेंगे तो गुडी गुडी पॉइंट नजर आ रहा है देखने में, पर वो भी सारा का सारा चीन के ही फेवर में है। And वो तो यही कह रहा है नॉन इंटरफियरेंस की पॉलिसी रखो, क्योंकि उसको मालूम है तिब्बत में मामला होने वाला है। उसको सुलझाना था। भारत में कौन सा मामला होने भारत को वाला कौन है? सा मामला ऐसा था जो डिस्प्यूटेड था? जो चीन के साथ था। जो चीन के साथ था, कुछ नहीं था। जो था वो तिब्बत का वो था। तिब्बत का था। ऊपर से यू वर इनहेरिटिंग सर्टेन राइट्स इन तिब्बत फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। यू relinquished, आपने सब छोड़ दिया, और आपने कहा कि भैया ठीक है, आज के बाद तिब्बत चीन का पार्ट है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए। चीन को ऑफिशियली तिब्बत हमने सौंप दिया, और ऑफिशियली ना सिर्फ सौंपा, बल्कि अपना हमने बॉर्डर भी तिब्बत अपना के बॉर्डर साथ भी डिसाइड नहीं किया। और साथ साथ में ये भी कह दिया एक तरह से कि जो मर्जी हो भैया करो यहाँ पे, हमको अगर हमारा एरिया भी चाहिए तो ले लो, और वो उसने ले लिया 62 में। आपने राइस उनको प्रोवाइड कराया है जब वो कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर सारा खेल कर रहे थे। और इवन दलाई लामा को जरा सी पॉलिटिकल एक्टिविटी कहा हमारे सॉइल पे नहीं कर सकते, हमारी सॉइल पे नहीं कर सकते। ये सारी बातें, आइडियलिस्ट बात हो चाहे कैसी भी बात हो, ये उनके साथ चलती जो सामने वाली पार्टी आइडियलिस्ट हो। और चीन के साथ में आपका ये स्टांस बड़े अजीब व गरीब था। फिर 1955 में तो खुलेआम सोवियत प्रीमियर जो थे बुल्गालिन, उन्होंने ऑफर कर दिया सीधे पंडित नेहरू को। कोई विजय लक्ष्मी पंडित और कोई बीच में नहीं था। बुल्गालिन ने सीधे ऑफर किया, और इस बार उन्होंने कहा कि जी हम चीन का हक नहीं मार रहे, आपको चीन से इतनी यारी है, हम हक नहीं मार रहे, हम यूएन का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो आपको जानते हैं सर क्या तर्क दिया कि जी पहले दुनिया में बहुत से ऐसे नेशंस हैं हमसे पहले, उनको अप्रोच करो पहले, क्योंकि हम तो बहुत बाद में आते हैं जी। हमको कहाँ आप अप्रोच कर रहे हो? अगर आप एक्सपेंशन करना भी चाह रहे हो ना, 5 की जगह 6, 7, 8, 10 जितने भी शामिल करना चाह रहे हो, सर, पहले दूसरों को अप्रोच करो। इनको जो शब्द सिक्योरिटी है ना, उस वो
वो ही इनको बार बार जैसे लग रहा है जैसे इनके लिए वो अनटचेबल वर्ड है। ना इन्होंने भारत की सिक्योरिटी पर कोई दिमाग लगाया, कोई दिमाग कहा लगाया। कि पुलिस इज मोर देन सफिशिएंट, आर्मी को कुछ नहीं, हमारे तरफ से 62 में कुछ नहीं मिल कुछ पाया। नहीं मिल पाया। और वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जगह यही शब्द कुछ और होता तो शायद दिमाग लगा भी नहीं, लिए होते। ये जो उस समय लोग कहते थे कि बर्बादी का ये ना खेल हुआ होता अगर हाँ। गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता, तो ये बात Correct. बिल्कुल सही है। क्यों आपको वो सीट ऑफर कर रहे हैं और आपने 2 बार ऑफर ठुकरा दिया, और उस यूएनएससी सीट का ऑफर ठुकराने का नतीजा इतना खतरनाक हुआ, हर वक्त यूएनएससी में इंडिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन आए। वो तो सोवियत संघ ने वीटो कर करके इंडिया को बचाया, लेकिन आप सोवियत संघ के वीटो पर डिपेंडेंट हो रहे हो, आपको सीट ऑफर हो रही है और आप मना कर रहे हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या आईआर के जो जितनी थ्योरीज है उसमें कहीं नेहरू की ये थ्योरी सेट नहीं बैठती। यस, लोग उनको विजनरी बोलते हैं, ये एक सेकंड मैटर है कि उनका सोच, हम नेहरू की नीयत, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीयत का असेसमेंट करने के लिए देश थोड़ी ना बैठा है। ये देश आपने जो किया उसके आउटकम्स का असेसमेंट करता है, और वो आउटकम्स 1957 में तिब्बत से लेके जिंजियांग सड़क बन गई। बन गई। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये सूचना पहुंचा दी, और उसके बाद भी हमको 62 तक हम कुछ नहीं किए। वही सड़क आज G219 नाम से चलती है, नाम दोनों से को चलती कनेक्ट है। करती है। और 62 का जो वॉर हुआ, हमें उस पर आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जरा उसको देखिए। हमारी आर्मी आगे बढ़ने को तैयार, और पंडित नेहरू कह रहे कि पीछे हटो। वो तो इंदिरा गांधी को हम अगर उनको प्रेस करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन उस बेचारी ने बाद में आकर इंडिया को जिस तरह से एम्पावर्ड किया, वो बिल्कुल सही बात खुद है। उसके पिताजी ने 12 साल जो इंडिया को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो उन्होंने रूल किया, 47 से नहीं, मैं 51 से मान रहा हूँ, ठीक है। वो रूल इतना ज़्यादा, ठीक है डोमेस्टिक लेवल पर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो एक सेपरेट डिस्कशन का इशू है, उसमें भी लूप होल्स थे, लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी थी उसके अंदर चाइना की पॉलिसी तो पूरी वैसी थी कि आपसे आप हम जो यारी कर रहे हैं, आप चाहो तो पूरा लूट खाओ। और यही 2 बार सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स ऑफर होना, और आज हम पूरे डिप्लोमेटिक लॉबिंग कर रहे हैं कि जी हमको यूएनएससी की सीट दिलवा दो, हम नए नए फार्मूले लगा रहे हैं वहाँ पे, P+5+G4 के फार्मूले ला रहे हैं, लेकिन उस समय हमको दो सीट चार ऑफर हो और रही है, लोगों को जुगाड़ रहे हैं कि भाई ना जी हमारे जरा साथ आ सब जाओ। मिलकर और करो। ये मैं इस स्टेटमेंट को हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका किसी प्राइम मिनिस्टर का 2 स्टेटमेंट। नंबर 1, यूएन अंडरमाइन हो जाएगा अगर हम बैठेंगे, मतलब इस महफिल में अगर हम बैठ गए तो तुम्हारी महफिल की शान घट जाएगी। और उसका दूसरा स्टेटमेंट ये कि जी आप हमको बुला रहे हो यूएनएससी के अंदर, पहले दूसरों को देखो ना, पहले दूसरों को बुलाओ। मतलब यहाँ लोग लॉबिंग कर करके घुसना चाह रहे हैं और आप कह रहे जी पहले दूसरों को बुलाओ। ये किस तरह से था, ये दिमाग से परे था। नहीं, ये तो पूरी तरह से ब्लंडर था, और उसका भारत ने बहुत दिनों तक खामियाजा भी उठाया। और अब इसके अलावा आपने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि कैसे दी सर? लोग कहते हैं कि 1962 के वॉर में दी, नहीं, ये स्टोरी तो पहले तभी से की शुरू थी। हो गई जब तिब्बत पे कब्जा हुआ। तिब्बत पे कब्जा हो गया, ये और तो अगले 5, 7, 8 सालों में सारा खेल हुआ है, सारा एक खेल दिन हुआ। में तो नहीं युद्ध हुआ है। हम ये कहकर पीछे हट जाए कि जी हमको पड़ोसी तानाशाह ने धोखा दे दिया, तो फिर आपकी हाँ। तैयारी क्या थी? अगर यह कहकर आज हम पाकिस्तान के साथ ही पॉलिसी आज हम क्यों नहीं नहीं, अपनाते? और आप जस्टिफिकेशन संसद में दे रहे हैं कि भाई ठीक है वहां कुछ होता नहीं है, कुछ भी, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। वो तो क्या नाम था उनका, त्यागी जी थे, नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि भाई होता तो मेरे इस पर भी कुछ नहीं बाल है, तो पर, क्या हाँ, दे मेरे दूं? सिर पर भी कुछ नहीं होता तो क्या इसको कटवा लूं? कटवा लूं? हाँ, तो दे दूं दूसरे को? भाई तो आप अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो? सबसे बड़ा ब्लंडर सर आप एक और समझो, जब आपने तिब्बत दिया तो आपको तिब्बत के साथ जब बाउंड्री ट्रांसमिट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है चीन के साथ बाउंड्री के रूप में, तिब्बत जो एक बफर या फ्रंटियर राज्य की तरह हो गया था दोनों के बीच में, वो आपने दे दिया। आप उस मीटिंग में जब आप पंचशील पर साइन कर रहे थे, क्या एक शब्द ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि भारत अपनी सीमा तो बता दे, डिसाइड कर ले चीन के साथ? आज तक मैं भी स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाता हूँ और आप भी पढ़ाते होंगे, हम बोलते चीन के साथ बॉर्डर ही हमारी डिसाइड नहीं है, और ये कहते हैं जी डिसाइड ही नहीं है, इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट साइड में, जो हम नुकसान में इसलिए वो साइड में, और बाकी चीज़ें चलती जाएगी।
हम क्लास में बताते समय कहना पड़ता है कि लेट इकोनॉमिक लेट इकोनॉमी एक्टिविटीज कैरी गो ऑन, ऑन, है ना, दैट इज द स्टेटमेंट। उसको ये स्टेटमेंट है। तो बॉर्डर क्यों नहीं आप उसको डिमार्केशन करा रहे हो? मैं नहीं, आपसे और जानना चाहूंगा सर। इस लाइन पर तमाम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जैसे आर्टिकल्स में भी यही लाइन ली जाती है ये कि ओके फाइन, विल बी दिस विल कैरिंग ऑन फॉर आज एवर। की गवर्नमेंट्स के पास तो बेचारों के पास कोई अब चारा नहीं है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस समय देश आज़ाद हुआ, चीन भी कंट्री इन मेकिंग ही था। चीन कोई बहुत बड़ा, जब 5-6 साल गृह युद्ध लड़ने नहीं के नहीं, बाद कोई बहुत समृद्ध देश नहीं था। चीन भी कंट्री इन एक मेकिंग ही एक था। एक एडवांटेज था सर, एक एडवांटेज था, इसको इंडियन मूवमेंट से आप कनेक्ट करो। हमारे यहाँ ये नैरेटिव बना कि हमने ये जो अंग्रेजों को हटाया, जो स्वतंत्रता प्राप्त की, ये हमने नॉन वायलेंस मेथड से की। ये एक नैरेटिव था। हालांकि भारत से ज्यादा वायलेंस कहीं नहीं हुआ है। जो आपकी स्वतंत्रता है वो सबसे ज्यादा ब्लड उसमें बहा है, ये फैक्ट है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस हाँ जगह उसमें कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई, हाँ, मतलब अराजकता टाइप की हुई, नहीं, हेलीकॉप्टर और से सबसे गोलियां बड़ी चली बात है। सर, जो पार्टीशन हुआ उसमें कितना ब्लड शेड हुआ है, वो तो बियॉन्ड मतलब इमेजिनेशन है, अलग ही लेवल है। वो तो तो बात ही अलग है। आपका ये कहना कि आप नॉन वायलेंट तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त किए, शांति, ऐसा कुछ है नहीं। अब दूसरी बात समझिए, वहां माओ आ रहा है एक वॉर करते हुए, लड़ते हुए, है ना, एग्रेशन के साथ। वो उस मोमेंटम को तिब्बत में कैरी करता है, उसी मोमेंटम से वो लद्दाख भी कंट्रोल कर लेता है। आप शांति प्रिय देश का जो ताना बाना लेकर आगे बढ़ रहे थे, वही आप कंटिन्यू करते हैं अगले 10-12 साल। वही बात इंदिरा जी के समय चेंज होती है और वहां से भारत एक अलग भारत बन जाता है। ये निश्चित रूप से माना जाएगा। हमने 62 के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और करेक्ट। 74 में या एटॉमिक अब टेस्ट कर आपने लिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी। जहांगीर भाभा ने ये बात नेहरू जी को ऑफर बोल की दी थी थी, ऑफर की थी। कि भैया आइए हम टेस्ट कर लेते हैं, चीन से पहले टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप तो उस समय भी वही कि नहीं नहीं, दिस इज अगेंस्ट दी पॉलिसी पॉलिसी ऑफ ऑफ भारत कि हम लोग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के साथ जाएंगे। हम लोग नहीं, हम लोग पीस लविंग नेशन है। आपने उन साइंटिस्ट तक की बात नहीं सुनी, ना आपने किसी एक्सपर्ट की बात सुनी। अच्छा, एक और बात यहां पर आती है। बाउंड्री जब भारत की आप देखते हैं ना, आज जो हम कश्मीर की बाउंड्री दिखाते हैं, तो एक आप सबसे लास्ट में जो आज भारत का नॉर्थ, आप कह लो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर जो दिखाते हो, लद्दाख अब हो गया है, वो जॉनसन लाइन है। ब्रिटिश पीरियड में 1865 से जॉनसन लाइन हम लोगों ने चीन को एक तरह से बताई कि ये हमारी सीमा है। हालांकि चीन ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जैसे रशियन एम्पायर का प्रभाव बढ़ने लगा, तो भारत के तरफ से ब्रिटिश इंडिया ने 1899 में थोड़ा अपना स्टैंड सर कमजोर किया है, ये आपको बता दूं। तो जो मैप हम लोग आज दिखाते हैं, वो मैप ब्रिटिशर्स ने भी थोड़ा चेंज किया और उसमें मैकडोनाल्ड मैकार्टनी लाइन थोड़ी और पीछे ली, काराकोरम रेंज तक ले आ दिए। पहले कुनलून शान था, जो ज्योग्राफी को जान रहे होंगे समझेंगे। तो कुनलून शान से हम काराकोरम आ गए। काराकोरम के बाद लद्दाख तक लगभग मानता है चीन, एलएसी, जो जहां तक वो क्लेम एक्चुअल करता कंट्रोल। था, हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां तक वो मानता था वहां तक वो आ गया फाइनली 1865 में। और उसके बाद भी अगर ये रेजांगला वाला एपिसोड नहीं होता, जो मेजर शैतान सिंह और पूरी अहीर जो हरियाणा के जो जवान थे, जो रेजिमेंट थी आपका, पूरी। हाँ, ये 19-20 नवंबर की घटना है 62 में। और उसके जस्ट अगले दिन इन्होंने सीज फायर घोषित कर दिया और कहा कि हम वापस आ रहे हैं। ये तो कहिए कि रेजांगला में सब 114 लोग थे, लगभग सारे लोगों की शहीद हो गए, लेकिन वहां से भारत ने कम से कम लद्दाख रेंज तो बचा ली है। ये जो रेजांगला वाला दर्रा है, आप ऐसे समझो कि रेजांगला, रेचिनला, और ये पूरी कहानी जो लोग इंटरनेट पे बैठेंगे देखेंगे, वहीं पर हमारा वॉर मेमोरियल भी है रेजांगला का। वो अगर युद्ध नहीं होता, पूरी 62 में जो एक युद्ध सबसे भयंकर लड़ा गया है, 3000 सैनिक चीन के मार दिए थे लगभग, ये 114 लोगों ने। वहां से चीन को कुछ लगा कि नहीं यार, आर्मी तो कुछ। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब अमेरिका ऑफर कर रहा है आपको, तो मतलब पहले तो आप तैयार नहीं हुए, और बाद में इतनी देर हो गई थी आपका
चैप्टर ही क्लोज कर दिया चैप्टर इन क्लोज हो लोगों ने। गया। जियो पॉलिटिक्स में तो कुछ ही टाइम के अंदर सिचुएशन बदल टाइमिंग जाती का है। गेम है सर। आज देखिए इजराइल कभी अमेरिका के अगेंस्ट में जाएगा ये हम आज से 6 महीने पहले सोच नहीं सकते ना थे। ना 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 और ना आज ना जो ना। वहाँ पे डील हो रही है उसमें नेतन्याहू साहब बोल रहा है कि जी मैं एग्री नहीं हूँ। आज से मैंने 2 महीने पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा। तो जो मैंने मैंने यही पॉइंट ऑफ द टाइम बताया। हो जाता है वो हो जाता है उसमें। अभी एक वीडियो मैंने यही बनाया कि ये जो हॉर्मूज की चाबी है ना, वो इजराइल के पास है। हाँ, नॉट नॉट फॉर अमेरिका। यस। हाँ, ये केवल इजराइल के पास है। जब तक लेबनान से हिजबुल्लाह का चैप्टर क्लोज होगा नहीं, तो अब 20% एरिया लेबनान का ले चुके हैं। जब तक हिजबुल्लाह का चैप्टर नहीं क्लोज करेंगे ये लोग, क्योंकि हिजबुल्लाह तो उनका प्रॉक्सी है ईरान का, वहां जब तक कहानी ये बंद नहीं होगी, इजराइल शांत बैठेगा नहीं। और जब तक इजराइल शांत बैठेगा नहीं, ईरान का भाई हिजबुल्लाह को मारता रहेगा तो ईरान भी ये टेंशन देगा। डील विदाउट इजराइल पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं और है। आप इजराइल को बाईपास करके डील करना चाहोगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बार बार वहां से आके इंटरफेयर कर देगा क्या? खैर सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 1962 का जो वॉर हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें जो बॉर्डर्स जो है वो चीन ने बहुत बड़ा एरिया दबा लिया। क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट अगर पहले से सेटल होता तो उस वॉर को भी टाला जा सकता था कि नहीं टाला जा सकता था? ये भी नेहरू की ब्लंडर थी कि नहीं थी? देखिए, ज्योग्राफी में सर, बॉर्डर या ये कह लीजिए बाउंड्री और फ्रंटियर, हम लोग सामान्य भाषा में फ्रंटियर और बाउंड्री को एक मान लेते हैं। लेकिन फ्रंटियर शब्द एक एक्सटेंसिव ज्योग्राफी की बात करता है और बाउंड्री हम क्लियरली डिमार्केटेड होती है। तो ये बात तो सही है कि तिब्बत के साथ भी मैकमोहन लाइन बहुत स्पष्ट है। जो 1914 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ हो तिब्बत था, चीन के रिप्रेजेंटेटिव थे और ब्रिटिश इंडिया से आपके मैकमोहन थे। अच्छा, पर चीन तो सर कई बार बोलता है कि ये नेशनलिस्ट चाइना था, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं, मजेदार बात यह है कि नेशनलिस्ट चाइना ने भी मैकमोहन लाइन के डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था। मतलब आप समझिए, हाँ, चीन में आप सारी चीजें कह सकते हैं, नेशनलिज्म पर कोई समझौता नहीं। भारत में ऐसा नहीं हो रहा है सर। भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी नेशनलिज्म के अलावा बाकी सब चीजों की तरफ प्रो है। ये वो देश है जहां नेशनलिस्ट लोगों को भक्त, अंधभक्त, सुपरलेटिव भक्त और तमाम तरह के विश्लेषण आप विशेषण दे देते हैं।